अब इस पूरी बहस के केंद्र में तो भारत का रूस से तेल खरीदना था। तो यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें हैं क्या असल में। वो पीआरएस इंडिया वाली रिपोर्ट इस पर कुछ बताती है? हाँ बिल्कुल। पीआरएस इंडिया की रिपोर्ट से तस्वीर काफी साफ होती है। देखिए, भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है। 85%। बहुत ज्यादा है तो। बहुत बड़ी निर्भरता है। और 2024-25 वाले साल में रूस सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था, क्योंकि वो डिस्काउंट पर तेल दे रहा था। तो जैसा कि भारतीय विदेश मंत्रालय बार बार कह रहा था, बे सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा मिलना भारत की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। ये उनकी नीति का मुख्य स्तंभ है। भारत के पास अपने वो इमरजेंसी वाले तेल भंडार भी तो हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। उनकी क्या हालत थी उस वक्त? हाँ है, सामरिक पेट्रोलियम भंडार, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स या एसपीआर। इनकी कुल क्षमता करीब 5.33 मिलियन मीट्रिक टन की है। ये इसलिए बनाए गए हैं कि अगर दुनिया में तेल सप्लाई में कोई बड़ा संकट आए तो कुछ समय के लिए काम चल सके। तो वो भरे हुए थे? पूरी तरह नहीं। दिसंबर 2024 तक के जो आंकड़े थे, उनके हिसाब से वो अपनी क्षमता का सिर्फ 67% ही भरे थे, मतलब करीब 3.6 मिलियन मीट्रिक टन। अच्छा। इसके साथ ही भारत अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा है और अपनी रिफाइनिंग क्षमता भी 2030 तक 450 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक ले जाने का लक्ष्य है। लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि आयात पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। फिर अक्टूबर 2025 में एक और ड्रामा हुआ, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक रैली में दावा कर दिया कि पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके कहा है कि भारत जल्द ही रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। हाँ, ये एक चौंकाने वाला दावा था, बिल्कुल अचानक से। ट्रंप ने इसे ऐसे पेश किया जैसे ये उनकी बड़ी कूटनीतिक जीत हो और पुतिन पर दबाव बनाने की उनकी रणनीति का हिस्सा हो। लेकिन क्या ये सच था? नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने लगभग फौरन ही इसका खंडन कर दिया। एमईए के प्रवक्ता थे रणधीर जायसवाल। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऐसी किसी बातचीत या ऐसे किसी वादे की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं में आखिरी बार बात 9 अक्टूबर को हुई थी और उसमें ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। उन्होंने भारत की वही पुरानी स्थिति दोहराई कि हमारी ऊर्जा खरीद नीतियां हमारे राष्ट्रीय हितों, ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई के विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन पर आधारित हैं, किसी बाहरी दबाव पर नहीं। इस पर रूस ने कुछ कहा? हाँ, भारत में जो रूस के राजदूत हैं डेनिस अलीपोव, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूस भारत का सबसे भरोसेमंद और स्थिर ऊर्जा साझेदार बना रहेगा और ये सहयोग भारत के अपने हितों में है। अच्छा, एक तरह से उन्होंने भी ट्रंप के दावे को नकारा और कहा कि तेल सप्लाई जारी रहेगी। बिल्कुल, उनका बयान यही संकेत दे रहा था। ठीक है, अब ये सब तो बाहर चल रहा था, दबाव, कूटनीति, बयानबाजी। भारत के अंदर इस संकट पर कैसी प्रतिक्रियाएं हो रही थीं? आम लोगों में, राजनीति में? देश के अंदर भी इस पर काफी कुछ हुआ। पंजाब में देखिए, वहाँ किसान पहले से ही सरकार से नाराज चल रहे थे। हाँ, वो कृषि कानूनों वाला मुद्दा था। तो कुछ किसान समूहों ने विरोध प्रदर्शन किए, ट्रंप के पुतले जलाए और कहा कि ये पश्चिमी देशों की व्यापार नीतियां पाखंडी हैं। राजनीतिक स्तर पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। उन्होंने नरेंद्र सरेंडर जैसा एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की। अच्छा। आरोप लगाया कि मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में झुक रही है। अच्छा। और हाँ, सोशल मीडिया पर और कुछ ग्रुप्स में अमेरिकी ब्रांड्स के बाइकॉट की भी बातें हुई, जैसे मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, अमेजन, एप्पल, इन सब के बॉयकॉट का कॉल दिया गया। पर क्या उसका कोई बड़ा असर हुआ जमीन पर? ये कहना मुश्किल है कि कितना व्यापक असर हुआ, लेकिन हाँ, इस तरह की भावनाएं व्यक्त की जा रही थीं। इन सारे दबावों के बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे फ्रांस 24 वो ये भी कह रहे थे कि पीएम मोदी ने असल में काफी मजबूती दिखाई, इन टैरिफ्स के जवाब में झुके नहीं। क्या ये बात सही है? हाँ, कई विश्लेषण इसी तरफ इशारा करते हैं कि मोदी ने दबाव के आगे झुकने के बजाय भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसे बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कोई बड़ी रियायत देने की घोषणा नहीं की, बल्कि इसके उलट काम किया। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत जारी रखी, यूरोपीय संघ के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी। अच्छा, अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश कि हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का संकेत था कि भारत के पास विकल्प है और वो अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से चलाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि सितंबर 2025 में जो अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता दोबारा शुरू हुई, उसका एक कारण शायद भारत का यही मजबूत रवैया भी था।
तो अब अक्टूबर 2025 के आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? क्या इस संकट का कोई हल निकला है? आगे क्या होता दिख रहा है? देखिए, अक्टूबर 2025 के अंत तक की जो स्थिति है वो अभी भी काफ़ी अनिश्चित है। वो जो 50% वाले टैरिफ थे वो अभी भी लागू हैं। अभी भी एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि देखो, भारत अमेरिका रिश्तों की नींव भले ही मजबूत हो, साझा हित हो, लेकिन इस संकट ने आपसी भरोसे को चोट पहुंचाई है और उस भरोसे को दोबारा बनाने में वक्त लगेगा। ये पूरा मामला भारत की विदेश नीति को भी शायद एक नई दिशा दे। हो सकता है रूस, चीन और ब्रिक्स जैसे दूसरे ग्रुप्स के साथ संबंध और गहरे हों। हाँ। और एक ताज़ा खबर इकोनॉमिक टाइम्स में आई थी कि भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका से कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम रूस से तेल कम खरीदें तो फिर हमें ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, भारत का तर्क है कि आप रूस, ईरान, वेनेजुएला तीनों बड़े सोर्स एक साथ बंद कर देंगे तो न सिर्फ हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, बल्कि दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात लगती है भारत की तरफ से। बिल्कुल, ये एक व्यवहारिक कदम लगता है। तो इस पूरी गहन पड़ताल का सार यही निकलता है कि 2025 में अमेरिका भारत संबंध, जो ऊपर से तो बड़े मजबूत दिख रहे थे, वो अचानक व्यक्तिगत कूटनीति, व्यापार के झगड़ों और भू राजनीतिक प्राथमिकताओं के टकराव की वजह से एक गंभीर संकट में फंस गए। हाँ, बिल्कुल। नतीजा, बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ और दशकों से जो रणनीतिक साझेदारी बन रही थी उस पर भी सवाल खड़े हो गए। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों, खासकर ऊर्जा सुरक्षा का मजबूती से बचाव किया, लेकिन रिश्तों में एक तनाव, एक अनिश्चितता तो बनी हुई है। बिल्कुल। और जैसा हमने देखा, इस पूरे मामले पर दुनिया भर की प्रतिक्रिया भी काफी बटी हुई थी। कई देशों और एक्सपर्ट्स ने अमेरिकी नीति की खुलकर आलोचना की। तो भले ही रणनीतिक तौर पर दोनों देश कई मुद्दों पर साथ हों, लेकिन विश्वास दोबारा बनाने में वक्त लगेगा। अब इन सभी स्रोतों और हमारी इस पूरी बातचीत के आधार पर श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। कि ये जो संकट आया, ये भारत की जो पुरानी नीति है रणनीतिक स्वायत्ता की, मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसको स्थायी रूप से कैसे बदल सकता है, खासकर तब जब बाहर से आर्थिक दबाव देश के अपने सुरक्षा और विकास के लक्ष्यों से टकराने लगे। ये बहुत अहम सवाल है। या फिर ये देखते हुए कि भारत अपनी ऊर्जा के लिए आयात पर इतना निर्भर है, क्या बाहर की ताकतों के लिए उसकी ऊर्जा पसंद पर दबाव डालना एक टिकाऊ रणनीति है, खासकर तब जब वो दबाव डालने वाले देश खुद कोई अच्छा और सस्ता विकल्प न दे पा रहे हों। ये वाकई सोचने वाली बातें हैं। ऐसे जटिल सवाल हैं जिन पे शायद आने वाले लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी।